नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 15 नवंबर 2020 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 90 एपिसोड 990 यानी पूरा का पूरा आज 90 एपिसोड आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हूं। कल 14 नवंबर 2020 दीपावली के दिन शनिवार था, जिसमें मेरे आपके सवाल मेरे जवाब का सेक्शन ऑन होता है हर शनिवार को। सबसे पहले दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। उम्मीद करता हूँ कल बहुत ही भव्य तरीके से आप लोगों ने मनाया होगा। आज भी है तो आज भी आप मनाएं। और जिन लोगों ने कल सैटरडे को समय निकाल के मेरे आपके सवाल मेरे जवाब वाले सेक्शन में पार्टिसिपेट किया, सवाल भेजे, उनके सवालों के जवाब लेकर हाजिर हूँ आज रविवार 15 नवंबर 2020 को। तो चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जिन लोगों ने सवाल भेजे हैं और उनके सवाल पे मैं अपना व्यू दूंगा। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं होगी। ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल किनका है और उनका क्या सवाल है, किस स्टॉक्स पर है और क्या साइकोलॉजी सवाल है, ये सारी चीज़ों को देखते हैं। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। चलिए, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर दें वीडियो के कमेंट में अपना, और साथ ही लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। जिनको इन तरह की वीडियो की ज़रूरत है आप उसे शेयर करें, फॉरवर्ड करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया पे। और अगर लाइव मार्केट में कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कार्तिक जी दुर्गापुर से सबसे पहला सवाल भेजा है कि आई है परचेज डेल्टा कॉर्प, 135 रुपया 80 पैसे पर इन्होंने खरीदा हुआ है डेल्टा कॉर्प को। व्हाट इज द मीडियम टर्म व्यू, मीडियम टर्म का व्यू क्या हो सकता है। व्हाट इज द करेंट व्यू ऑफ स्टरलाइट टेक। मुझे लग रहा है डेल्टा कॉर्प न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है और न्यूज़ को देख के आप लोगों ने मेरे ख्याल से खरीदा है। लेकिन फिर भी डेल्टा कॉर्प के बारे में आपने पूछा 135 रुपये 80 पैसे पे, तो मैं चल के देखना चाहूँगा डेल्टा कॉर्प का क्या लेवल चल रहा है और क्या लेवल बन सकता है डेल्टा कॉर्प का। यहाँ 135.80 पे लिया, बिल्कुल उसी के आसपास में खड़ा है। कल चल भी रहा था जो मुहूर्त ट्रेडिंग को, तो उसी के आसपास गया है। तो याद रखिए डेल्टा कॉर्प का इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब 128 रुपए से लेके 124 रुपए के बीच का है। तो कार्तिक जी अगर 124 को अगर मैं फाइनली बताऊं तो 124 के ऊपर जब तक डेल्टा कॉर्प रहेगा ना, आपको घबराने और डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन याद रखिए 124 के नीचे जिस दिन आ गया आपको तुरंत घबरा के भाग भी जाना है, कोई टेंशन नहीं है। रजिस्टेंस है 140 का, अगर 140 के ऊपर निकलता है देन ये 150 और 160 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है डेल्टा कॉर्प में। दूसरा है स्टरलाइट टेक। आपने पिछले बार भी स्टरलाइट टेक को पूछा था और स्टरलाइट टेक, सारे आईटी स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं स्टरलाइट टेक नहीं जा रहा होगा, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है कि ये क्यों नहीं चल रहा है। तो अभी शायद स्टरलाइट टेक स्पिल्ट हुआ है मेरे ख्याल से, क्योंकि चार्ट इसका पूरा नहीं आ रहा है। स्टरलाइट टेक के पास 155 का एक रेजिस्टेंस है। अगर वो 155 को ब्रेक करेगा, यानी कि करंट सिनेरियो के पास से 10 पॉइंट अगर ये ऊपर के लेवल पे दिखाता है, देन ये फिर आपको एक अच्छा लेवल दिखाएगा अपसाइड में। लेकिन अगर ये नहीं जा पाता है, ये 10 पॉइंट को ये ब्रेक नहीं कर पाता है, तब ये आपको परेशानी पैदा करेगा। तो याद रखिए इस 10 पॉइंट का आपको वेट करना होगा। अभी आपका जो प्राइस चल रहा है वो 146 के आसपास का चल रहा है और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 155 का। अगर ये 155 को ब्रेक करेगा देन 165 से लेकर 170 तक का एक टारगेट आपको दिखा सकता है स्टरलाइट टेक। लेकिन आपको स्टॉप लॉस भी लेके चलना होगा। इस कंडीशन में आपको स्टॉप लॉस 144 के आसपास का मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तो ये आपको एक नज़र रख के चलना है स्टरलाइट टेक पे। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने लेवल नोट कर लिए होंगे और फीडबैक ज़रूर देंगे। बढ़ता हूँ अगला सवाल की तरफ और अगला सवाल है वो चेक कर लेते हैं अगला सवाल किनका है और क्या सवाल उन्होंने भेजा है। अगला सवाल है धर्मेंद्र जी भिलाई से पूछ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से धर्मेंद्र जी पूछ रहे हैं कि सबसे पहले प्रणाम, आपको भी नमस्कार सर, हैप्पी दिवाली आपको भी। हाई बीटा स्टॉक की पहचान क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, थोड़ा जानकारी दे। देखिए वैसे एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यूपीएल को जो जानता हूँ, पर मैं फिल्टर नहीं कर पा रहा बहुत ही। देखिए हाई बीटा स्टॉक्स एक समझिए से ये एक्चुअली धर्मेंद्र जी, हाई बीटा स्टॉक्स जैसे कि आप जानना और समझना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे हाई बीटा स्टॉक्स के कि हाई बीटा में हाई रिटर्न एंड हाई रिस्क होता है और लो बीटा में लो रिटर्न एंड लो रिस्क होता है। ठीक है, तो आपके ये साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के ट्रेडर हैं, किस तरह के ट्रेडर हैं जो, और ये किस तरह से आप स्टॉक्स को देखते हैं, समझते हैं। अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं जैसा, तब तो आपको हाई बीटा स्टॉक और इंट्राडे के लिए बेसिकली आपको इंट्राडे के लिए ना सेलेक्ट करना चाहिए। जब भी सेलेक्ट करना चाहिए वो हाई बीटा स्टॉक ही सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप हाई बीटा स्टॉक सेलेक्ट करते हैं ना,
तभी ये आपको बेहतर रिटर्न देगा, क्योंकि उसमें फास्ट मूवमेंट चाहिए होता है ना। फास्ट मूवमेंट अगर आप नहीं लेंगे, फास्ट मूवमेंट वाले स्टॉक को नहीं सेलेक्ट करेंगे, तब फिर वो प्रॉब्लम पैदा करेगा। इसीलिए आपको हमेशा याद रखिए कि फास्ट मूवमेंट वाले स्टॉक से रखने चाहिए मेरे ख्याल से। इसलिए हाई बीटा स्टॉक, उसका क्या होता है कि उसमें फ्लैक्चुएशन बहुत तेज होता है, और इंडेक्स के अकॉर्डिंग उसका जो फ्लैक्चुएशन होता है, उसका जो मूवमेंट होता है वो बहुत फास्ट होता है, इसलिए वो हाई रिटर्न भी देता है एंड हाई रिस्क भी होता है उसमें। और दूसरा, जो लो बीटा स्टॉक होता है, इंडेक्स कहीं चल रहा हो, वो अपना ही मूड में चलता रहता है, बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही स्लो स्लो चलता रहता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो आईटीसी का एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आईटीसी का आप कभी भी नहीं देखेंगे उसको इंडेक्स के मुकाबले वो बहुत फास्ट भाग रहा है, नहीं, वो बहुत अपना कछुआ गाड़ी से पिछले 4 साल से आप देख रहे होंगे तो 300, 150, 200, 250 उसी के आसपास घूमता रहता है। लेकिन उसमें रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है। पर जिसमें रिस्क ज़्यादा था, जैसे बजाज फाइनेंस, रिस्क ज़्यादा है क्योंकि वो जब गिरेगा तो 300-400 पॉइंट एक दिन में गिरता है, रिटर्न भी देता है तो वैसे ही देता है। तो याद रखिए, जिसके रिस्क ज़्यादा हो, रिटर्न ज़्यादा हो, वो हाई बीटा स्टॉक मैनली होता है। वो परसेंटेज में कैलकुलेशन होता है, अगर उस कैलकुलेशन में जाएंगे धर्मेंद्र जी तो लंबा टाइम लग जाएगा। बस आप इतना मोटा मोटी जान लीजिए, हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न देन हाई बीटा स्टॉक, लो रिस्क एंड लो रिटर्न दिस लो बीटा स्टॉक। ठीक है सर, ओके, फीडबैक जरूर दीजिएगा। बढ़ता हूँ अगला सवाल। और अंबरनाथ डिस्ट्रिक्ट थाने से विनायक मिस्त्री साहब लिख रहे हैं कि बॉन्ड और डिवेंचर हाउ टू बाय ऑन एनईसी थ्रू स्टॉक ब्रोकर। बहुत ही सिंपल है, एनसीडी के नाम से आता है। एनसीडी, जब भी कोई कंपनी अपना बॉन्ड जारी करती है ना, तो नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर यानी एनसीडी के नाम से आएगा, और वो आप इजी वे में आप डायरेक्ट अपने ब्रोकर से पूछिए। वो आपको न्यूज़ में तो आ ही जाता होगा, पता चल ही जाता होगा, और आपका ब्रोकर आपको ईमेल भी करता है कि फलाने कंपनी ने एनसीडी निकाला है। तो आप अपने ब्रोकर को बोलिए भाई मुझे खरीद दो, अब वो आपके अकाउंट से पैसा काटेगा और काट के आपके अकाउंट में डाल देगा डीमेट में। वो सिंपली, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है विनायक जी, बिल्कुल जैसे स्टॉक्स लेते बस आपको ब्रोकर को बोलना होगा, ब्रोकर खरीद के दे देगा आपको। दिनेश सुतार साहब मुंबई से लिख रहे हैं, अगला सवाल है। हालांकि सवालों को जो है संख्या इस बार कम है, दीपावली की वजह से लोग बिजी रहे तो ज़्यादा सवाल नहीं आ पाए, तो अच्छी, चलिए कोई बात नहीं। 100 डीए में 30 मिनट स्ट्रैटेजी पर ट्रेड कर रहा हूँ, दिनेश सुतार जी का सवाल है मुंबई से। तो प्रॉब्लम ऐसा है कि 30 मिनट में निफ्टी 50 के 4 से 6 स्टॉक दिखते हैं, तो इसमें कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करने का। अच्छा, इनका थोड़ा सा टाइम प्रॉब्लम है और साइकोलॉजी प्रॉब्लम है। कि मान लेता हूँ इनका कहना है कि एक 4 स्टॉक आ गए, सपोज 4 स्टॉक आ गए हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यानी 100 डीएमए के स्ट्रैटेजी पे। मेरा एक स्ट्रैटेजी है पावर ऑफ 100 डीईएमए, बहुत ही सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है दोस्तों, आप इसको जाके चेक करिए। तो इनका कहना है कि मान लेता हूँ कि 6 स्टॉक्स आ गए, ठीक है, 4 से 6 स्टॉक आ गए, 4 ही स्टॉक आ गए, कोई टेंशन नहीं। 4, जैसे इनका कहना है कि 4, इस 4 में से ये सिर्फ वो एक स्टॉक जानना चाहते हैं जो इनको रिटर्न दे, सिर्फ एक स्टॉक जानना चाहते हैं। तो ऐसा है सर दिनेश साहब, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि वो आपको सिर्फ एक ही स्टॉक पता चल जाए कि हाँ हमें यही स्टॉक में ट्रेड करना, बाकी में नहीं। अगर ऐसा पता चल जाए सर, मैं सारे एफडी तोड़ के उसी एक स्टॉक पे लगा दूंगा, है कि नहीं। अब सवाल आता है कि जब ऐसा तरीका है नहीं तो करना क्या है। ये जो 4 स्टॉक आए ना आपके पास, सबसे पहले तो देखिए चारों के प्राइस अलग होंगे, क्लियर है ना, प्राइस अलग होंगे बिल्कुल। आपका उस प्राइस के हिसाब से इंटरेस्ट भी बनेगा, समझ रहे हैं ना। इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट, हर एक का अपना एक इंटरेस्ट होता है कि मैं इस प्राइस रेंज को ट्रेड करूंगा, मैं इतने प्राइस वाले स्टॉक को ट्रेड करूंगा, मैं इतने प्राइस वाले स्टॉक को ट्रेड करूंगा, हर एक का। आप अपना उस प्राइस रेंज के स्टॉक को सेलेक्ट कर लिए। अब उसमें मान लेता हूँ 2 स्टॉक मिल गया आपको, तो दोनों पे बराबर बराबर अमाउंट से ट्रेड करना है, दोनों पे। अगर 4 आते हैं, ठीक है, तो चारों पे बराबर बराबर अमाउंट से ट्रेड करना है, ठीक है, प्रॉपर रिस्क के साथ, स्टॉप लॉस के साथ और पूरा मैनेजमेंट के साथ, चारों पे इक्वल अमाउंट से ट्रेड करना है। तब उसमें से क्या होगा कि आपको जो रिस्क और रिवॉर्ड मिलेगा वो बहुत ही फेवरेबल होगा। अगर एक आध स्टॉप लॉस कट भी जाते हैं उसमें, तो आप देखेंगे मैक्सिमम स्टॉक आपके प्रॉफिट में ही कटेंगे, ये आप जाके चेक कर सकते हैं। तो जब 4 स्टॉक 3 स्टॉक का कंफ्यूजन हो जाए ना, तो बस सिंपल करिए कि सेम अमाउंट से उसमें ट्रेड कर जाना है, इक्वल अमाउंट से। मान लो 10 कहते हैं कि नहीं मेरे पास 10 ही हज़ार है, तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, 10,000 है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 10,000 को 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 3,000 पर स्टॉक है, उससे ट्रेड करिए, है ना, बराबर बराबर इक्वल। तो उससे आपका रिस्क भी बढ़ जाएगा और परेशानी भी कम होगी। उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप समझ पा रहे हैं। अगला सवाल है दिनेश जी के बाद जो भेजा है, फीडबैक जरूर दीजिएगा दिनेश जी। और
वो लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो। अगला सवाल है, कूच बिहार वेस्ट बंगाल से जयंता सरकार जी लिख रहे हैं कि आई बाय LNT स्टॉक एट द 10464, प्लीज एक्सप्लेन टारगेट। सर LNT तो मैंने 920 पे ही बाय करवाया हुआ था 1000 के टारगेट के लिए, और 1000 वो अचीव कर गया, और दोबारा से फिर वो नीचे आया, मैंने फिर बोला बाय करो, और फिर दोबारा से 1000 का टारगेट दे दिया। तो आपको, अब आप लेट हो गए थोड़े से ना, ऐसा है कि आप थोड़े से लेट हुए हैं, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने 1064 पे 19059 पे आ गया है, मैंने 920 पे ही बाय करना है। मेरे बहुत सारे लोग, मेरे व्यूवर ये जब बताएंगे मुझे, कमेंट के फीडबैक में देंगे क्या मैंने बताया था कि नहीं 920 ऊपर बाय करना है। देखिए एक बार यहाँ पे बताया, ये 100 का 1000 का टारगेट दिया, फिर नीचे आया, फिर बोला मैंने बाय करो, फिर 1000 का टारगेट दिया, माने ये दो बार आपको टारगेट रिटर्न दे के जा रहा है, क्या बस्त है। अब हमारे लिए जो है ना बाय का जोन पड़ेगा 1080 का। वो याद रखिए 1080 जब तक ब्रेक नहीं करे, वो रेजिस्टेंस है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 1080। अगर ये ब्रेक कर देता है देन आपको टारगेट जो है ना 1160 से लेके 1200 तक का भी मिल सकता है सर। लेकिन इस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस लगेगा ना, वो स्टॉप लॉस आपको अब 1000 का ही लगाना पड़ेगा, ये स्टॉप लॉस है, क्योंकि इसके नीचे आने पे स्टॉक्स वापस 980 तक आ सकता है, याद रखिएगा। तो ये लेवल नोट करिए अपने कॉपी पे, डायरी में, जहाँ भी, और उस पर ध्यान रखिए सर ये लेवल। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे और लेवल आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा सर, आपके फीडबैक ही मेरा मोटिवेशन होता है जनता जी। और अगला सवाल है, रोहन जी गोवा से लिख रहे हैं कि, रोहन जी का सवाल है, आपकी एक स्ट्रैटेजी है जो 50% टाइम 1:1 देती है, प्रॉफिट देती है, ठीक है, और 50% टाइम 1:2 प्रॉफिट देती है, बहुत बढ़िया। मगर मेरा सवाल है कि जब 1:1 पहुंचने के बाद मैं मेरा एसएल ब्रेक इवन पे रखता हूं और 50% टाइम एसएल हिट होता है, तो सर कोई एडवाइस दे दो, शुड आई बुक प्रॉफिट। सिंपल ही है, ऐसे कंडीशन में क्या करना है रोहन जी, कि आपको 1:1 पे जैसे आपको मिल रहा है ना, एसएल ट्रेल मत करिए, क्योंकि कोई नहीं जानता वो कितना ऊपर जाएगा, कोई नहीं जानता वो जाएगा कि नहीं जाएगा। जब 1:1 आपको मिल रहा है इजी वे में, बुक करिए, निकल लीजिए। और मेरा हमेशा ये मानना होता है कि पूरी क्वांटिटी कभी नहीं निकालना है, 1:1 पे 70% बुक करना है। मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूँ, लगता है आप मेरे नए व्यूवर हैं, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि बुक 70% योर प्रॉफिट। 70% 100 क्वांटिटी लिया, 70 क्वांटिटी का वहाँ प्रॉफिट बुक करिए 1:1 पे, एंड देन 30 क्वांटिटी का स्टॉप लॉस ट्रेल करके छोड़ दीजिए। अगर वो ऊपर गया तो अच्छी बात है, नहीं तो 70% का तो प्रॉफिट और से भी लॉक है आपका, है ना, वैसे भी लॉक है, तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है नहीं मुझे नहीं करना, तो आप 1:1 पे ही सारा बुक कर लीजिए और सिस्टम बंद कर दिए। फिर सिस्टम देखना नहीं है दोबारा आप, नहीं तो फिर बाद में कलेजा पीटेंगे आप। क्यों कलेजा पीटेंगे? क्योंकि वो 1:1 देने के बाद हो सकता है 1:2, 1:3, 1:4 भी चला जाए, है ना, तब आपको लगे हाय राम ये मैंने क्या किया, मैंने काट दिया, देखो अभी रुका रहता तो और आ जाता, फिर आपको गलत जगह एंट्री मिल जाएगी, फिर आप गलत जगह उस परेशानी में प्रेशर में आके फिर गलत जगह एंट्री कर लेंगे। तो वो काम नहीं करना है आपको। आपने प्रॉफिट ले लिया, सिस्टम बंद करिए, अब अगले दिन 1:1 पे सारा माल उड़ा दीजिए, सारा काट के बैक निकाल दीजिए। ऐसे आप देखेंगे तो आपका अकाउंट ऑलवेज एंड ऑफ मंथ ग्रीन में कटेगा, ना कि लॉस में कटेगा। क्या मैं दोस्तों इनको गलत सलाह दे रहा हूँ? कमेंट के फीडबैक में आप लोग भी अपना व्यू जरूर दीजिएगा। बढ़ता हूँ अगला सवाल, गोकुल एडलिंगे साहब सतारा महाराष्ट्र से लिख रहे हैं अगला सवाल में। फिर से याद दिला दूं कि अगर आप मेरे नए व्यूवर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगी सबसे पहले। और लाइव मार्केट में इंट्राडे कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो गोकुल एडलिंगे साहब सतारा महाराष्ट्र से लिख रहे हैं। अगला सवाल है, इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने के लिए कितने साल लगते हैं? ट्रेडिंग सीखने के बाद अगर डिसिप्लिन से ट्रेडिंग किया तो नौकरी छोड़ सकते हैं क्या? इंट्राडे में मैक्सिमम कितने ट्रेड लेने चाहिए? आपके डेली वीडियो से रोज नया सीखने को मिलता है, तो ये सीख भी गए होंगे सर कितने ट्रेड लेने चाहिए। अगर आपने सीरियसली देखा है मेरे वीडियो को गोकुल साहब, सीरियसली, तो आप ये समझ गए होंगे कि कितने ट्रेड लेने चाहिए। इसका जवाब आपको मेरे वीडियो, लाइव ट्रेड के वीडियो में ही मिल जाएगा। दूसरा बात कि क्या सीखने के लिए कितने साल लगते हैं, देखिए सर ये किसी किताब में नहीं लिखी हुई है गोकुल साहब की 5 साल लगेगा, 3 साल लगेगा। ये कोई कोर्स नहीं है कि 3 साल के बाद हम ग्रेजुएट हो जाएंगे, 5 साल के बाद एमएड कर लेंगे, बीएससी हो जाएगा। ऐसा कोई किताब में कम से कम ट्रेडिंग के बारे में तो नहीं लिखा है। कुछ लोगों की मैं बातें यहाँ पे बताता हूँ, 20 साल भी लग जाते हैं, लेकिन उनको
तब भी वहीं के वहीं अपने आप को पाते हैं। और ये जो वीडियो देख रहे होंगे उसमें बहुत सारे ऐसे व्यूवर होंगे जो 20 साल से भी ट्रेडिंग करते हैं। मेरे पास जिन्होंने मुझसे क्लास लिया हुआ है, 30-30 साल वाले ट्रेडिंग के बाद आके उन्होंने क्लास लिया है और तब भी वो वहीं के वहीं रहते हैं। कहते हैं 30 साल से कर रहा हूँ सर लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, 20 साल से कर रहा हूँ फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि लोग यहाँ 1 महीने में सीख सकते हैं, 6 महीने में भी सीख सकते हैं, साल भर में भी सीख सकते हैं। समस्या है कि ये है कि आप अपनी किए हुए गलती को रिपीट करना कब बंद करते हैं। आप अपने किए हुए गलती को रिपीट करना कब बंद करते हैं, आप अपने इमोशन पे कितना जल्दी कंट्रोल करते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो लोग अपनी गलतियों को रिपीट करना बंद करते हैं, जो अपने इमोशन को कंट्रोल करना बंद करते हैं और जो मार्केट से रोज ट्रेडिंग करने के बाद जो गलती होता है उसको नोट करके उसको रिपीट ना करें और उसका समाधान करके अगर ट्रेड करना स्टार्ट करें, तो मेरे ख्याल से 6 महीने, साल भर, 1.5 साल काफ़ी होते हैं, बशर्ते वो अपनी गलतियों को रिपीट ना करें और अपने इमोशन को कंट्रोल कर लें। तो ट्रेडिंग सर कोई टाइम पीरियड नहीं होता, 5 साल का, 6 साल का, 3 साल का, नहीं, ये आपकी कैपेबिलिटी पे है, ये आपकी काबिलियत पे है कि आप कितने जल्दी अपने उन गलतियों को रिपीट करना बंद करते हैं और डिसिप्लिन से ट्रेड करते हैं। ये हुआ आपका पहला सवाल। दूसरा सवाल था कि क्या ट्रेडिंग सीखने के बाद इंट्राडे मैक्सिमम कितने ट्रेड ये नौकरी छोड़ सकते हैं क्या? तीसरा सवाल का जवाब तो मिल गया कि मेरे वीडियो से आपको पता चल जाएगा कितने ट्रेड लेने चाहिए अगर आप सीरियसली देखते हैं तो पहला सवाल का जवाब दे दिया कि कितने साल लगते हैं। अब बीच वाला जो सवाल है कि नौकरी छोड़ सकते हैं क्या? सर आप छोड़ेंगे, प्लान करके नहीं छोड़ सकते, वो अपने आप छूट जाएगा। क्योंकि जब आपको ट्रेडिंग में आपके नौकरी से ज़्यादा अमाउंट आने लगेगा, आपको ज़्यादा पैसा उसमें आने लगेगा, तो ऐसे भी उसको आपको जॉब में फिर मज़ा नहीं आना है, फिर ऐसे भी मज़ा नहीं आता। कौन करता है इससे ज़्यादा पैसा तो यहाँ कमा लेते हैं, कौन करेगा दूसरे का गुलामी, इस तरह की फीलिंग अपने आप आने लग जाएगी और धीरे धीरे वो नौकरी के प्रति आपका मोह माया सब खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे वो नौकरी छूट जाएगा। आप छोड़ेंगे नहीं पहले, वो अपने आप छूट जाएगा। लेकिन अगर आप प्लान करके छोड़ते हैं तो फिर ये प्लान कहीं ना कहीं फेल भी हो सकता है, क्योंकि कितने साल लगेंगे सीखने में इसका कहीं कोई फिक्स नहीं है सर। और ये मैं आपको ओरिजिनल जेन्युइन चीज़ें बता रहा हूँ। मेरे व्यूवर से मैं जानना चाहूँगा क्या ये जेन्युइन चीज़ें हैं या नहीं, क्या ये ओरिजिनल चीज़ें मैं इनको बता रहा हूँ नहीं। हाँ, कोई और आपको बरगला सकता है कि 2 महीने में सिखा दूंगा यार, तुमको कौन सा बड़ा चीज़ है, यहाँ तो कम में खरीदो ज़्यादा में बेचो। अरे भाई, कम में खरीदो ज़्यादा में बेचो ठीक है, यहाँ होता है। कौन बताता है ये कम प्राइस, कैसे पता चलता है कि ये प्राइस कम है? यही सीखने में तो 10-10 साल लग जाते हैं, किसी को 20-20 साल, यही नहीं पता चल पाता। रिलायंस 300 पे था तब भी किसी के लिए ज़्यादा था, रिलायंस आज 2000 पे आ गया तब भी किसी के लिए ज़्यादा है कि नहीं सर? रिलायंस 300 पे था किसी के लिए सस्ता था, रिलायंस आज 2000 पे है तब भी किसी के लिए सस्ता है कि नहीं? तो अपने अपने व्यू होते हैं गोकुल साहब। तो ये चीजें आपको अब ये देखना है कि आपने जो गलती किया है उस गलती को रिपीट ना करें, तो आप तेजी से सीख पाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो मुझे फीडबैक दें, कमेंट करें, तो मुझे मजा आ जाएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। और राजकुमार चोपड़ा साहब पटियाला से कह रहे हैं HDFC लाइफ 622, LNT 1045, हिंदुस्तान यूनिलीवर 2194, 2200 के ऊपर। हिंदुस्तान यूनिलीवर का मेरा व्यू 2200 के ऊपर है, उसके पहले बिल्कुल भी कोई व्यू नहीं बताऊंगा, ठीक है? जब 2200 के ऊपर क्लोज कर देगा देन वहां पे पोजीशन बनेगा। दूसरा, LNT 1045 पे आपने लिया है, मैंने अभी LNT का जवाब दिया कि 920 से ही मैंने उसको खरीदवाया और अब बाय बनेगा 1080 के ऊपर। 1080 के ऊपर बनेगा 1150 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस इस कंडीशन में 1000 का लगाना होगा। अभी जो आप करेंट 1045 पे बैठे हैं, 1000 का स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना पड़ेगा। बात आती है HDFC लाइफ की। सर HDFC लाइफ में ओरिजिनल एक्चुअली मैंने पोजिशनल कॉल दिए हुए हैं, तो HDFC लाइफ में आप 622 पे लिया हुआ है। आपने शायद थोड़ा सा लेट कर गए हैं, मैं चेक कर लेता हूँ कि HDFC लाइफ का अभी क्या चल रहा है। HDFC लाइफ और HDFC लाइफ देखिए आपने 645 पे लिया हुआ है और अभी 636 चल रहा है, आपने पहले लिया हुआ है। तो अभी जो हमारे पास रेजिस्टेंस वही है 650 का। इसका जो अगर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात हम लोग करें तो 650 इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 650 के ऊपर निकलेगा सर, देन ये आपको टारगेट 700 और 730 तक का भी दिखा सकता है। लेकिन इस कंडीशन में जो आपको स्टॉप लॉस लेके चलना होगा वो स्टॉप लॉस आपको 620 रुपए का आ रहा है, ये समस्या है। इसमें जो आपको स्टॉप लॉस है वो 620 का मैनेज करके चलना है। 620 से लेके 600 तक का एक स्टॉप लॉस लगाना है। व्यू इस पे लंबा रखिए, लॉन्ग व्यू, लंबा लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए, तो ये आपको और ज्यादा बेनिफिट देने की क्षमता रखता है राजकुमार साहब। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे मेरी पूरी बात, फीडबैक जरूर दें। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। और अगला सवाल है
आपके सवाल मेरे जवाब का देखिए, इन्होंने प्रीतम थापा साहब ने लिखा है संबलपुर से, रेड़ा कोल संबलपुर से प्रीतम थापा साहब लिख रहे हैं आई है बाय डेल्टा कॉर्प। सर डेल्टा कॉर्प को मैंने बता दिया, अभी मैंने जस्ट वीडियो के शुरुआत में पहला सवाल ही डेल्टा कॉर्प का था प्रीतम जी, तो शुरू से देख लीजिए वीडियो, उसमें डेल्टा कॉर्प को आपको मिल जाएगा जवाब। दूसरा है कि ऐसे भी आपने डेल्टा कॉर्प 120 पे लिया है और वो 130 चल रहा है, तो ऑलवेज प्रॉफिट में आप वेट करिए। डेल्टा कॉर्प 150 को 145 ना, 145 अगर ब्रेक करता है देन 155 से 60 तक जाएगा। वीडियो शुरू में देख लीजिए, उसका जवाब मिल जाएगा डेल्टा कॉर्प का। दूसरा आपने टाटा मोटर लिया, बने रहिए सर टाटा मोटर में बने रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अभी तो सर ऑटो सेक्टर में बाइंग आई है, थोड़ी सी देखिए दिवाली खत्म हुई तो हो सकती है थोड़ा गिरावट आपको देखने को मिले, लेकिन अगर लंबा व्यू रखा है प्रीतम जी तो उसमें टेंशन आपको नहीं लेना है। फार्मा सेक्टर का कौन सा स्टॉक शेयर बेस्ट है आप पूछना चाह रहे हैं। फार्मा, देखिए फार्मा पे मेरा कभी भी ना बेस्ट वाला टर्म तो कभी नहीं होता, मेरा तो किसी स्टॉक में बेस्ट वाला टर्म नहीं होता, फार्मा में तो खासकर नहीं होता। फार्मा में मैं हमेशा एक व्यू रखता हूं कि फार्मा आप ले तो लेंगे, लेकिन फार्मा में कब एक यूएस एफडीए आ जाएगा, यूएस एफडीए तो सुनते ही होंगे ना, कि एक यूएस एफडीए आता है कहीं से और वो कुछ कह देता है कि फलाना फार्मा के उसमें प्रॉब्लम है, इसमें दिक्कत है, बस वो गिर जाता है। ऐसे डॉक्टर रेड्डी और डिवीज लैब ये सारे स्टॉक्स ठीक है। पीएल ये भी स्टॉक्स मेरी नज़र में, मेरा व्यू है, बढ़िया है। दूसरा है उस सब स्टॉक्स पे आप डॉक्टर रेड्डी, डिवीज लैब, पीएल वगैरह पे स्टॉक्स पे ठीक ठाक है। दूसरा है आपका टाटा मोटर, डेल्टा कॉर्प का तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। टाटा मोटर्स की मैं बातें बता देता हूँ। देखिए टाटा मोटर्स भी आप प्रॉफिट में ही है, उसमें कोई टेंशन नहीं है, प्रॉफिट में ही तो है। टाटा मोटर्स आपने 136 पे लिया है, बढ़िया, और 148 चल रहा है। अभी वेट करिए, इसका रेजिस्टेंस जोन है 155 है ना, अगर ये 155 को ब्रेक करेगा देन ये 175 से 200 तक का एक टारगेट दिखाएगा, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में स्टॉप लॉस आपको थोड़ा होल्ड करके चलना है। स्टॉप लॉस आपको जो लगाना होगा वो 140 का लेके चलना होगा। याद रखिए 140 के नीचे अगर निकलता है तो आपको पोजीशन कट करना होगा और आपको वहां पर से बाहर आना पड़ेगा प्रीतम जी। ये मेरा व्यू है टाटा मोटर पे। अगला सवाल है, वैभव जैन साहब मुंबई से लिख रहे हैं कि प्लीज लेट अस नो योर व्यू ऑन बिलो स्टॉक। एलएनटी मैंने बता दिए सर, 1080 के ऊपर निकलेगा देन 1160 तक का टारगेट देगा। एलएनटी को मैंने 920 पे ही खरीदवाया था वैभव जी, आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। बीपीसीएल और गोदरेज कंज्यूमर 720 के ऊपर, 700 के ऊपर गोदरेज कंज्यूमर, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैं इसे चेक कर लेता हूँ। गोदरेज कंज्यूमर 700 का मुझे याद आ रहा है कि मैंने 700 के ऊपर बाय पोजीशन बोला है गोदरेज कंज्यूमर को, बिल्कुल 700 के ऊपर। जब तक 700 के ऊपर नहीं निकले ना तब तक हमें कोई भी पोजीशन नहीं बनाना है। 700 के ऊपर निकलने के बाद आपको 720 से 740 तक के एक टारगेट देखने को मिलेंगे गोदरेज सीपी में। दूसरा है आपने एक स्टॉक्स पूछा है और बीपीसीएल, तो बीपीसीएल अगर आपने लिया है नहीं लिया, आप जब अगर प्राइस लिखते हैं ना तो और आसान हो जाता है मुझे बताने में, अगर आप प्राइस नहीं लिखते हैं तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। व्यू बहुत अच्छी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, बहुत मस्त कंपनी है, ऑयल कंपनी, यही बता पाऊंगा ना व्यू सर। अगर आप प्राइस लिख देते तो मैं ये बता पाता कि हाँ अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तब मैं थोड़ा और क्लियर हो जाता। लेकिन चूंकि आप प्राइस नहीं लिख रहे हैं तो मुझे ये आइडिया ही नहीं लग पा रहा कि आप लिया हुआ है, आपने लेना चाहते हैं, या लेके बहुत पहले से आपने रखा हुआ है, तब वहाँ पे चीज़ें बदल जाएगी। तब फिर मान लेता हूँ कि आपने यहाँ पे लिया हो सपोज 340, तो मैं जाहिर सी बात है 100 पॉइंट प्रॉफिट में आ रहे हैं तो आपको वहाँ से बुक करना चाहिए, लेकिन आपने लिया नहीं लिया ये मुझे आइडिया ही नहीं लग रहा है। लेकिन याद रखिए अगर 420 के ऊपर एक बार क्लोज करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 440 तक के पास इसको जाना चाहिए। 440 अगला इसका रेजिस्टेंस लेवल बनता है। थोड़ा प्राइस अगर लिख देंगे ना अगर आपने लिया हुआ है तो ज़्यादा आसान होता है बताने में, क्योंकि ये आइडिया लग जाता है ना कि आपने लिया है कि नहीं लिया। अंतिम सवाल सऊदी अरेबिया से है जुबैर कुरैशी साहब का, और लिख रहे हैं आईआरसीटीसी वीआईपी प्रेजेंट टाइम में इन कंपनी में ग्रोथ नहीं हो रही है। ओके, आईआरसीटीसी में ग्रोथ नहीं हो रही, वाह, लेकिन फ्यूचर में ट्रेन फुल टाइम रनिंग करने से लग जाएगी तो ये कंपनियां भी ग्रोथ करेगी। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आईआरसीटीसी में? अगर सर ग्रोथ ही नहीं हो रही है तो मुझे तो चार्ट कुछ और ही बता रहे होते हैं। अगर आईआरसीटीसी में ग्रोथ नहीं रहता तो चार्ट तो सर इसका धरातल पे रहता। चार्ट तो अभी भी मस्त दिख रहा है मुझे लग रहा है आईआरसीटीसी को नज़रअंदाज करना अपने आप में होशियारी नहीं है। अगर ये ग्रोथ नहीं रहती तो कहीं ना कहीं ये मुझे धरातल पे नजर आता, लेकिन ये धरातल पे नहीं, ये तो आकाश में चल रहा है। तो इशारा आप समझ गए। और दूसरा है वीआईपी, बिल्कुल वीआईपी देखिए, वीआईपी में लॉन्ग टर्म व्यू रखेंगे तभी मज़ा आएगा वीआईपी में, शॉर्ट टर्म को नहीं। उसका जब लगन वगैरह आता ना, शादी का टाइम वगैरह और फेस्टिवल, तब
वीआईपी में एक रनिंग आती है, तो आप अभी सही टाइम है ऐसे नहीं कह सकते, सही टाइम है खराब टाइम में नहीं है, हर एक के लिए व्यू अलग होता है। आईआरसीटीसी का हमेशा सही टाइम होता है इसलिए क्योंकि ट्रेनें आज नहीं चलती है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि वो सिर्फ ट्रेन चलाती है, और भी काम करती है सर। आईआरसीटीसी कैटरिंग वगैरह का भी काम करती है। आपको पता है संसद में, हमारे पार्लियामेंट में जो सांसद लोगों के लिए खाना होता है, कैटरिंग होता है, कौन करता है मैनेज? आईआरसीटीसी करता है। जाके पढ़ लीजिएगा, नेट पे अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में सब चीज़, ठीक है। तो नज़र रखिए। और वीआईपी में एक रजिस्टेंस है 340 रुपए का। 340 के बाद वीआईपी में मज़ा आएगा, फिर ऊपर 360 से 70, 80, 400 तक के भी लेवल आपको दिखा सकता है। स्टॉप लॉस 275 का लगा के चलना होगा जुबैर साहब वीआईपी में। और आईआरसीटीसी लंबा व्यू रखिए, टेंशन उसमें उतना नहीं है, नीचे गिरेगा कोई दिक्कत नहीं, नीचे गिरे 1000 रुपए के आसपास मिले तो ऐड करिए, क्या दिक्कत है। आईआरसीटीसी है ना सर, हर एक को जाना है वहाँ, तो नज़र रखिए आईआरसीटीसी पे भी। तो ये था दोस्तों सवालों का सिलसिला, और ये अंतिम सवाल था। तो उम्मीद करता हूँ सवाल थोड़े कम थे क्योंकि सारे लोग कल दीपावली में व्यस्त थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवालों का सिलसिला पसंद आया होगा। पसंद आता है मुझे फीडबैक दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ये 90 एपिसोड था, इसके बाद 10 एपिसोड बचेंगे, 100 हो जाएगा। आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि ये 90 एपिसोड तक ये सिलसिला चला आया है कंटिन्यू 2 सालों से। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।